हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लोटस पॉइंट। आज हम इस टैली के ऑनलाइन कोर्स में परचेज वाउचर के बारे में सीखने वाले हैं, जिसका शॉर्टकट की है F9। परचेज वाउचर में कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आप कोई भी कैश या बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर आप कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं, उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें रिकॉर्ड करने के 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है वाउचर मोड में आप एंट्री कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। उसके बाद आप इसको इनवॉइस मोड में एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद एक आप आइटम इनवॉइस मोड, उसमें भी आप एंट्री कर सकते हैं। हम तीनों मोड को एक एक करके समझने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। कोई भी इसका पार्ट आप स्किप मत कीजिए। तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि परचेज वाउचर में कौन सी एंट्री हमें करनी है, इसमें कौन कौन से ट्रांजैक्शन है जो हमें रिकॉर्ड करने होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि अगर आप कोई भी बिजनेस से रिलेटेड आप सेल्स करते हैं, तो आपको वो मटेरियल या फिर आपको सर्विस अगर आप कहीं बाहर से लेते हैं, तो उसकी एंट्री आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है। सपोज आप कोई मोबाइल बेच रहे हैं, तो आपने वो मोबाइल कहीं ना कहीं सप्लायर से आपने उसको खरीदा होगा, चाहे वो कैश मोड हो या फिर वो क्रेडिट मोड हो, उसकी आपको एंट्री यहाँ पे पास करनी है। तो आपको हमेशा इतना ध्यान रखना है कि अगर बिजनेस में कोई भी गुड्स या सर्विसेज आ रही है, तो उसकी एंट्री आपको परचेज रजिस्टर में करनी होती है, जिसकी शॉर्टकट की है F9। तो चलिए हम इसके तीनों मेथड्स को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले आप वाउचर एंट्री मोड में एंट्री आप कैसे कर सकते हैं, उसको हम समझते हैं, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल वी। आप कंट्रोल वी जैसे ही प्रेस करेंगे, आपको यहाँ पे स्क्रीन में वाउचर मोड शो हो जाएगा, जिसमें आप डेबिट क्रेडिट मोड में आप एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने एक सप्लायर से मोबाइल फोन्स परचेज किए हैं, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने डेट चेंज कर दी है। उसके बाद यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर, जो बिल हमने रिसीव किया है उस पे एक इनवॉइस नंबर मेंशन होता है, वो इनवॉइस नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। सपोज हमने 101 इनवॉइस नंबर स्लेस कोई कंपनी होगी जिसकी सीरीज होगी, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। उसके बाद डेट, जो डेट इनवॉइस नंबर के ऊपर लिखी होगी वो डेट हमको यहाँ पे लेनी है। उसके बाद आप बेसिकली कोई भी माल आप खरीदते हैं या कोई भी आप सर्विसेज लेते हैं, तो उसकी बेसिक एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी का नाम। तो यहाँ पे ये फॉर्मेट में सबसे पहले टू आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे कोई भी एक क्रेडिटर्स जिसको सेलेक्ट करना होगा जिससे हम माल खरीद रहे हैं। तो सपोज ए करके क्रेडिटर है, उसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। उसका डिटेल अगर आपने उसके लेजर में उसकी डिटेल्स डाली होगी, तो यहाँ पे आपको वो सारी डिटेल्स शो हो जाएगा। उसका मेलिंग नेम, उसका मेलिंग एड्रेस, उसका अगर जीएसटी नंबर है, उसका पैन नंबर आपने पुट करके रखा है, तो वो सब चीजें आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अभी हमने इसके लेजर में कुछ भी अपडेट नहीं किया है, इसके लिए आपको यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन शो नहीं होगी। उसके बाद आपने यहाँ पे कितने का माल खरीदा, सपोज हमने 22,000 रुपए का माल खरीदा है, तो न्यू रेफरेंस में जो इनवॉइस नंबर था वो न्यू रेफरेंस में हमेशा इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसको आपको एंटर एंटर देके यहाँ पे सेव कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, अगर आप कोई परचेज कर रहे हैं तो उसके लेजर को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाउचर मोड में जब भी आप एंट्री करते हैं, आप इसको दो मेथड में कर सकते हैं। अगर आपके पास आइटम्स हैं तो आप आइटम वाइज परचेज की एंट्री कर सकते हैं। अदरवाइज आपको लगता है कि अभी कोई आइटम्स रिक्वायरमेंट नहीं है या फिर कोई सर्विस का बिल है उसमें कोई आइटम्स रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे आप नरेशन में लिख सकते हैं, यहाँ पे आपने नरेशन लिख दिया है जिसमें आपने मेंशन कर दिया है जो भी चीज आप खरीद रहे हैं, और उसके बाद इसको आप एंटर देके सेव कर सकते हैं। ये एंट्री आपकी सेव हो गई है। तो ये तो था वाउचर मोड। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। उसका दूसरा मेथड है इनवॉइस मोड, जिसका शॉर्टकट की है आपको वापस से कंट्रोल वी प्रेस कर देना है, तो आपके सामने इनवॉइस मोड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एंट्री करनी है, बेसिकली ये सिंगल एंट्री मोड हो गया है। जहाँ पे आपने पार्टी को डेबिट क्रेडिट किया है, वहीं पे आप यहाँ पे डायरेक्टली सिंगल एंट्री मोड में एंट्री को सेव कर सकते हैं।
सबसे पहले आप यहाँ पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर लिख सकते हैं। जो इनवॉइस नंबर बिल के ऊपर मेंशन होगा उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपने कौन सी डेट में माल खरीदा है, जो इनवॉइस डेट बिल के ऊपर मेंशन होगी वो डेट आपको यहाँ पे लिखनी होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको पार्टी का नाम सेलेक्ट करना है। सपोज हमने सी करके क्रेडिटर से जिनसे हमने माल खरीदा है उसकी भी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। आपको एंटर एंटर देके सेव कर देना है। यहाँ पे अब आता है कि पर्टिकुलर्स आइटम वाइज अगर आप एंट्री करते हैं तो वहां पे आपको आइटम सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है। बट आप अकाउंटिंग वाइज आप एंट्री करते हैं तो इसमें आपको ओनली लेजर्स को ही सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। सपोज हमने सी से माल खरीदा है तो यहाँ पे आपको सिंगल एंट्री मोड में ऊपर आपने पार्टी का नाम लिख दिया है, नीचे पर्टिकुलर्स में आपको वो परचेज का लेजर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हमने 12,000 का कुछ माल खरीदा है उसको हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब आप चाहे तो इसका भी अब नरेशन लिख सकते हैं कि आपने क्या चीज खरीदी है, आप रिमार्क में लिख सकते हैं और इसको भी आप सेव कर सकते हैं। अब ये दोनों ही मोड में आपने कहीं पे आइटम मेंशन नहीं किया है। अब हम इसके अगले स्टेप में जाते हैं जो थर्ड मेथड है आइटम इनवॉइस मोड। इसका शॉर्टकट की है आपको यहाँ पे ऑल्ट आई प्रेस कर देना है जिससे आपका आइटम इनवॉइस मोड शो होने लगेगा। इसमें भी आपको सेम वही प्रोसेस आपको यूज करनी है। आपको सबसे पहले डेट चेंज कर देनी है। उसके बाद जो सप्लायर का इनवॉइस आया वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद जो इनवॉइस की डेट होगी वो आपको यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे आपको पार्टी का नाम सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे डी करके क्रेडिटर से जिसको हमने सेलेक्ट किया है उसका बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है कि आपको लेजर यहीं पे सेलेक्ट कर लेना होता है। अगर आप चाहते हैं कि ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं आए बट पर्टिकुलरली जो मैं आइटम लिखूं उसके हिसाब से वो लेजर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आना चाहिए तो उस ऑप्शन को इनेबल या डिसेबल करने के यहाँ पे F12 की को प्रेस करना है। यहाँ पे थर्ड नंबर ऑप्शन आएगा यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन। इसका मतलब होता है कि आपके अगर एक ही बिल में 10 तरह के आइटम्स है लेकिन आप चाहते हैं कि उसका पर्टिकुलर एक ही लेजर है तो आप उसको कॉमन लेजर यूज करके उस एंट्री को सेव कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 10 आइटम्स है लेकिन सब आइटम्स हो सकती है अलग अलग लेजर से बिलोंग करती हो, कोई 5% हो, कोई 12% हो, कोई 18% हो, तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन को नो कर सकते हैं और अपने आइटम के हिसाब से इस लेजर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम समझते हैं कि पहले मैंने इस ऑप्शन को यस ही रखा है तो यहाँ पे आपने परचेज अकाउंट को सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम आपने यहाँ पे क्या आइटम्स खरीदे हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पे लिख देनी है। सपोज यहाँ पे कोई आइटम नहीं बना हुआ है तो हम यहाँ पे एक आइटम क्रिएट कर देते हैं। हमने यहाँ पे iPhone 12 करके एक आइटम नेम क्रिएट किया है। उसके ग्रुप कि हमें उससे कौन सी कैटेगरी में डालना है। अगर आप फोन्स, बैटरी, चार्जर सब में डील करते हैं तो आप यहाँ पे एक अलग अलग अपने हिसाब से ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं जिसमें फोन्स आ गया, जिसमें आप बैटरी का ग्रुप बना सकते हैं, जिसमें आप पावर बैंक का ग्रुप बना सकते हैं, चार्जिंग का ग्रुप बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप उस हिसाब से अपना ग्रुप सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है कि यूनिट्स। यूनिट में आप समझो आप किस चीज में डील करते हैं। अगर आप कोई लिक्विड फॉर्म है, लीटर्स, केजी, उसमें आप डील करते हैं तो आप यहाँ पे उस हिसाब से आप अपनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम आईफोन जो नंबर्स में सेल करने वाले हैं तो हमने यहाँ पे एक नंबर्स करके यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्रिएट कर दिया है। और इसको मैंने एक बार सेव कर दिया है। ये अभी हम इसको नहीं समझ रहे हैं बट ये आपको एक एग्जांपल देने के लिए कि परचेज रजिस्टर को आप आइटम वाइज कैसे बुक कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने 5 क्वांटिटी खरीदी है जिसकी पर यूनिट उसकी रेट है 12,000 रुपीज। तो यहाँ पे उसका ऑटोमेटिक वैल्यू आ गया है। अब आप यहाँ पे इस एंट्री को सेव कर सकते हैं। ये था कि आपने एक ही आइटम खरीदा, उसका लेजर भी एक ही था, इसके लिए हमने यूज कॉमन लेजर को यूज किया। अब मैं चाहता हूं कि मैंने दो तरह के आइटम खरीदे हैं, उनका दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है, उसके लिए हो सकता है कि मुझे कॉमन लेजर यूज नहीं करना है। तो उसके लिए आपको वापस से फंक्शन F12 की प्रेस करना है। यहाँ पे यूज कॉमन लेजर को आपको नो कर देना है, इसको सेव कर देना है।
जैसे ही आप नया बिल एंटर करेंगे, आपको यहाँ पे जो पार्टी आपने खरीदी है उनका नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जो पहले लेजर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता था वो यहाँ से रिमूव हो गया है। अब आप डायरेक्टली आइटम के एलोकेशन के साथ ही उस लेजर को सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे सपोज हमने एक आइटम खरीदा आईफोन 12, उसके मैंने 3 पीस खरीदे 12,000, जो यहाँ पे आपने लास्ट रेट डाली थी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। अब आपको लगता है कि इस रेट को चेंज करना है तो आप इस रेट को यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही अमाउंट के बाद आप एंटर देंगे, यहाँ पे आपको लेजर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप उस लेजर को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने 5%, 12% अलग अलग सीरीज बनाई है तो उसके हिसाब से आप उन लेजर्स को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप यूज कॉमन लेजर करते हैं तो सब आइटम्स के लिए एक ही लेजर आपको यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज आप उस ऑप्शन को नो रखते हैं तो आप पर्टिकुलर आइटम वाइज अपने लेजर्स को यूज कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने वापस से आईफोन 12 लिया, जिसका हो सकता है कि रेट कुछ अलग हो, तो यहाँ पे मैं दूसरे लेजर को वापस से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। ऐसे ही आप करके जितनी भी आपकी आइटम्स है उनको आप अलग अलग लेजर के अंडर में कवर कर सकते हैं और उस एंट्री को आप सेव कर सकते हैं। ये तो था कि एकदम परचेज वाउचर में हम कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसके कौन से मोड से, कि आप वाउचर मोड में भी एंट्री कर सकते हैं, इनवॉइस मोड में भी एंट्री कर सकते हैं एंड आइटम इनवॉइस मोड में भी आप एंट्री कर सकते हैं। अब हम इसके जो वाउचर टाइप है उसकी हम बेसिक सेटिंग्स के बारे में समझेंगे कि उनके ऑप्शन में क्या क्या हम चेंजेस कर सकते हैं और अपने वाउचर टाइप को किस तरह हम डेली रूटीन के अनुसार उसको यूज थ्रू बना सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले आपको होम पे आ जाना है। यहाँ पे आपको अकाउंटिंग इन्फो, यहाँ पे आपको वाउचर टाइप, यहाँ पे आपको अल्टरेशन करना है। जो वाउचर टाइप को आप अल्टरेशन करना चाहते हैं उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सबसे पहले आता है कि नाम, कि आपने कौन से वाउचर टाइप को आपने अल्टरेशन के लिए ओपन किया है। आप चाहे तो इसके नाम को चेंज कर सकते हैं, आप चाहे तो इसका उपनाम एलियास सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है कि आप मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, कि आप वाउचर की जो नंबरिंग है वो आप कैसे करना चाहते हैं, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड, मैनुअल या मल्टी यूजर ऑटो, ये आप अपने बिजनेस के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि अगर आप परचेज की एंट्री करते हैं तो उसमें आपका सीरियल नंबर इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, क्योंकि हर इनवॉइस आप जो खरीदते हैं उस पे हर इनवॉइस पे अलग अलग बिल नंबर मेंशन रहेगा, क्योंकि आप जितने तरह के आपके सप्लायर्स होंगे उतनी तरह की आपकी सीरीज रहेगी। तो इस ऑप्शन को आप चाहे तो ऑटोमेटिक कर सकते हैं। जब सप्लायर का इनवॉइस नंबर आएगा वहां पे आप अपने इनवॉइस को मेंशन कर सकते हैं। ऑटोमेटिक आप अगर करते हैं तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो सीरीज है वाउचर की वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी और आपका जो सप्लायर इनवॉइस नंबर है वो आप बिल में से देख के यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या इश्यू आता है कि अगर आप इस रजिस्टर को बाहर से देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो वाउचर नंबर की सीरीज है वो ही यहाँ पे दिखेगी। तो बहुत सारे केस में क्या होता है कि हम चाहते हैं कि जो बिल नंबर है वो यहीं पे शो हो जाए, तो हम इसी में से सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा बिल हमें ओपन करके देखना है। तो उसके लिए ये ऑप्शन भी हम यूज कर सकते हैं, मैनुअल। तो मोस्टली आप परचेज रजिस्टर में ऑटोमेटिक या फिर आप मैनुअल, दोनों ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं। जो आपको एकदम इजी और कन्वीनियंट लगे उसमें से आप मेथड को सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी सब जो मेथड्स है वो मेजरली आपके जो पेमेंट या रिसिप्ट वाउचर्स है, या फिर आपने सेल्स के लिए अलग अलग मल्टी यूजर्स बना के रखे हैं, या फिर आपने सेल्स के बिल में अपने फॉर्मेट को कुछ नया लुक देने के लिए किया, तो उनके लिए वो यूज हो सकता है। बट आप यहाँ पे मेजरली दो तरह के ही मेथड्स को आप यूज करेंगे तो वो अच्छा रहेगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक। और अगर आप मैनुअल करते हैं इसकी सेटिंग्स को तो उसमें आप अपने बिल्स को ऐसे देख सकते हैं। सपोज यही मेरा इनवॉइस नंबर है, मैं चाहता हूं कि वाउचर नंबर भी यही रहे। जैसे ही मैं एंट्री को सेव करूं तो मुझे बाहर से ही रिफ्लेक्ट हो जाए कि ये मेरा बिल नंबर है और यही मेरा वाउचर नंबर है। अगर मुझे कोई बिल ओपन करना हो तो मुझे ढूंढने में भी उसको आसानी रहेगी। तो आप दोनों मेथड्स को यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप ऑटोमेटिक यूज कर सकते हैं, चाहे आप मैनुअल यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है यूज इफेक्टिव डेट्स फॉर वाउचर्स।
इसका मतलब ये होता है कि आपने जो वाउचर की एंट्री की है, मतलब उसका इफेक्ट्स आपको कब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में देना है। तो यहाँ पे सपोज आपने कोई वेंडर से माल खरीदा है, वेंडर ने सामने आपको बिल भी बना के दे दिया है, लेकिन आपको जो मटेरियल है वो हो सकता है 3 to 5 डेज के बाद रिसीव हो। तो उस केस में क्या होता है कि जो आपका पेमेंट साइकिल है, सपोज कोई वेंडर के साथ आपने 30 डेज का पेमेंट साइकिलिंग फिक्स किया है, तो वो डेट ऑफ इफेक्टिव कब से होगी, जब आपको मटेरियल रिसीव होगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप बिल नंबर डालते हैं तो यहाँ पे एक ड्यू डेट्स का ऑप्शन आता है, जो ये इफेक्ट करता है कि आपका बिल या फिर जो आपकी पेमेंट साइकिल है कौन सी डेट से इफेक्ट करनी है। तो सपोज हमने यहाँ पे इस ऑप्शन को यस किया और इसको मैंने सेव कर दिया है। आप जैसे ही यहाँ पे बाहर आके बिल नंबर पे जाएंगे आप, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी इफेक्टिव डेट एक ही रखी है। अगर आप इसको चाहते हैं कि सपोज मेरा डेट ऑफ वाउचर है वो 1 मई है, बट मुझे जो मटेरियल रिसीव हुआ है वो 5 मई को रिसीव्ड हुआ है, तो मेरा जो इफेक्टिव डेट है वो 5 मई से, या फिर मेरा जो पेमेंट साइकिल है 5 मई से स्टार्ट होना चाहिए, ना कि 1 मई से। यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे बिल को सेव करने के लिए न्यू रेफरेंस दिया है, यहाँ पे ड्यू डेट आपसे पूछेगा। सपोज आपने यहाँ पे 15 डेज का ड्यू डेट सेट किया है, तो ये जो 15 डेज है वो 5 मई से आपका काउंट कर रहा है, ना कि 1 मई से। ये आपको वहां पे काम आएगा जहां पे आपका बिल और मटेरियल रिसीव होने में कम से कम 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन ऐसा कुछ लगता है ट्रैवलिंग में। तो उसके लिए आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो आपका पेमेंट साइकिल का जो पीरियड है वो टैली ऑटोमेटिक ही उतने दिन से इंक्रीज कर देगा। इस आप एंट्री को सेव कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि मेक दिस वाउचर टाइप एज ऑप्शनल वाउचर टाइप। अगर आप कोई एंट्री को रिमाइंडिंग के लिए आप सेट करना चाहते हैं कि ये मुझे टेम्परेरी यूज करना है, उस एंट्री का इफेक्ट कहीं पे आना नहीं चाहिए, तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। आप जैसे ही एंट्री सेव करेंगे, आपकी एंट्री का इफेक्ट कहीं पे भी आपको शो नहीं होगा। जब तक आप इसको वापस से ऑप्शनल से रिमूव नहीं करेंगे, तब तक आपको ये एंट्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इफेक्ट नहीं करेगी। उसके बाद आता है कि अलाउ नरेशन इन वाउचर। ये मोस्टली सब वाउचर्स में इनेबल होता है कि आप कोई भी एंट्री करते हैं तो उसके नीचे आप नरेशन मेंशन कर सकते हैं। इसके साथ एक अलग ऑप्शन आता है कि प्रोवाइड नरेशन फॉर ईच लेजर इन वाउचर टाइप। अगर आप पर्टिकुलर एक एक लेजर को आप सेलेक्ट करते हैं तो आप उनकी पर्टिकुलर नरेशन लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर हर लेजर में नरेशन आए तो आप इस ऑप्शन को भी यस कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि इनेबल डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन। ये ऑप्शन को आप यूज करके कुछ आप पर्टिकुलर ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप डे टू डे रूटीन की अगर आपकी एंट्री सेम ही है, आप उनको एक क्लास बना के सिस्टमेटिक ढंग से इजीली आप एंट्री पास कर सकते हैं। आप इस ऑप्शन को यस करके यहाँ पे जो कुछ क्लास है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। सपोज आपका जो मटेरियल आता है वो हो सकता है कि इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस हो, तो आप उसकी सेटिंग्स को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। आपको अगर लगता है कि डायरेक्टली जो अकाउंटिंग वाउचर ओपन हो उसमें ये सब चीजें फिक्स रहे, ताकि मैं एंट्री अपनी इजी तरीके से और बहुत ही जल्दी से कर सकूं, उसके लिए आप यहाँ पे डिफॉल्ट अकाउंटिंग क्लास सेट कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज जो लेजर है वहां पे हमने परचेज अकाउंट को ही सेलेक्ट किया है। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर फिक्स प्राइस है हमारा, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली एक प्राइस को फिक्स भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये यूजर डिफाइंड, मतलब हर केस में अलग अलग हो सकता है, तो आप यूजर डिफाइंड ऑप्शन को यस कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि इसके साथ आपको राउंडिंग ऑफ का भी लेजर चाहिए कि सपोज मेरा पॉइंटों में बिल बने तो उसको ऑटोमेटिक सिस्टम राउंडिंग कर दे, तो यहाँ पे एस टोटल अमाउंट राउंडिंग, इसमें हम नॉर्मल राउंडिंग को यस कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ और भी कोई लेजर आए, सपोज आपके हर बिल में ट्रांसपोर्ट फिक्स है, हर बिल पे पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग आ जाना चाहिए, तो उन सब लेजर्स को भी आप यहाँ पे ऐड और रिमूव कर सकते हैं। आप चाहते हैं डिस्काउंट का लेजर भी पर्टिकुलर आए, तो वो भी आप इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आपके पास जितनी एलोकेशन है वो सब आप एक इस क्लास के अंदर आप क्रिएट कर सकते हैं। आप जैसे इसको सेव करेंगे, यहाँ पे आप जैसे ही वाउचर में जाएंगे एंट्री पास करने के लिए, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपने जो एलोकेशन सेटिंग में सेव किया था कि परचेज अकाउंट, राउंडिंग ऑफ, या फिर आप चाहते हैं डिस्काउंट, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग, वो सब जो भी कॉलम्स है वो ऑटोमेटिक आ जाए। मुझे केवल यहाँ पे पार्टी का बिल नंबर डालना है, पार्टी का नाम डालना है, एंड उसका जो भी अमाउंट है डायरेक्टली मुझे यहाँ पे
पुट कर देना है। अगर कोई राउंडिंग ऑफ है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये इजीली आप अपनी एंट्री को सेव कर सकते हैं। बेसिकली ये सब काम आता है कि जब आपका टैक्स बाइफरकेशन अलग अलग सेक्शन में होता है, जैसे 5%, 12%, 18%, तो वो केस में आप इन क्लास को यूज करके अपने काम को बहुत इजी बना सकते हैं। अभी तो हमने एक एग्जांपल से समझा है कि जो कुछ सेटिंग्स है वो आप सेव करके अपनी क्लास को एक बेहतर बना सकते हैं, जिसमें आप अपनी एंट्रीज को इजीली सेव कर सकते हैं, जो आपके टाइम को बचाती है। सेटिंग्स में लेजर एलोकेशन को सेट किया था, वो ऑटोमेटिक नेक्स्ट एंट्री में भी आपको दिखा देगा। आपको केवल यहाँ पे पार्टी का नाम ही आपको सेलेक्ट करना रहेगा, बाकी जो लेजर है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएंगे। आपको यहाँ पे उसको अमाउंट को पुट कर देना है बस। जैसे ही आपने राउंडिंग अप लगाया वैसे ही आप यहाँ पे पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन, फ्रेट चार्जेस, डिस्काउंट, कोरियर चार्जेस, जैसा आप चाहते हैं कि हर बिल मेरा फिक्स होता है, उसके हिसाब से आप अपने सप्लायर के बिल को देख के आप यहाँ पे अपनी एलोकेशन को सेट कर सकते हैं। इसको आप सेव कर सकते हैं बेसिकली। उसके बाद आता है कि अगर आप चाहते हैं कि परचेज के बिल को सेव करने के बाद डायरेक्टली मुझे प्रिंट करना है, तो इस ऑप्शन को आप यस कर सकते हैं। तो आप जैसे ही अपनी एंट्रीज को सेव करेंगे, आपके पास एक प्रिंटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। सपोज हमने कोई भी एक एंट्री ओपन की है, इसको मैं जैसे ही सेव करूंगा तो यहाँ पे एक वाउचर प्रिंटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। मेजरली आपको परचेज वाउचर में ये ऑप्शन यूज नहीं करना रहता है, बिकॉज क्योंकि आपके सप्लायर का बिल ऑलरेडी आपके पास होता है, उसके साथ आप अपनी कॉपी नहीं लगाएंगे। तो ये बेसिकली सेल्स वाउचर में, या फिर आप पेमेंट या रिसिप्ट करते हैं कोई सप्लायर से या किसी वेंडर को आप पेमेंट दे रहे हैं, तो आप उस केस में आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेम ऑफ क्लास, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे मुझे पर्टिकुलर क्लास डिफाइन करनी है कि मेरे जितने भी वेंडर हैं उन सबका बिल का फॉर्मेट है वो सिस्टमेटिक सेम ही रहता है। सपोज मेरे 2 या 3 वेंडर्स ही है, तो मैं उनकी एक क्लास फिक्स कर देता हूँ ताकि उनके जो मेजरली बिल आए उनमें मेरा टाइम कंज्यूम नहीं हो। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्लास को सेट कर सकता हूँ। सपोज मैं आईफोन खरीदता हूँ, तो मेरा उसका वेंडर का बिल फिक्स है कि उसमें ये सब चीजें आएगी, तो उसको मैं यहाँ पे पहले से ही प्री डिफाइन कर सकता हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने परचेज अकाउंट को ले लिया, यहाँ पे मैंने वापस से परचेज के अकाउंट को सिलेक्ट कर लिया एज फ्लैट रेट। मतलब आप चाहते हैं कि इस वेंडर से जो भी माल आएगा वो सीधा एक ही रेट पे माल आने वाला है। तो मैंने यहाँ पे उसकी रेट को सेट कर दिया है। जब तक मुझे कोई नया इंस्ट्रक्शन नहीं आएगा या फिर नई कंपनी की रेट्स नहीं आ जाएगी, तब तक मुझे यही रेट यूज करना है। तो मैंने यहाँ पे वो रेट को डायरेक्टली पुट कर दिया है। उसके बाद आप अगर चाहते हैं तो राउंडिंग ऑफ को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस ऑप्शन को ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मुझे पता है कि जो मैंने सैमसंग के जो मोबाइल आते हैं, यहाँ पे हो सकता है कि इस पार्टी का जो बिल का फॉर्मेट है वो अलग हो, तो आप इसके हिसाब से भी अपनी क्लास को डिफाइन कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने परचेज अकाउंट ले लिया। इस केस में क्या होता है कि मेरा जो प्राइस है वो हर बार चेंज होता रहता है, मॉडल टू मॉडल डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन को यूज कर सकता हूँ एज यूजर डिफाइंड वैल्यू, कि यहाँ पे जब तक मैं वैल्यू पुट नहीं करूंगा तब तक ये आगे एंट्री नहीं बढ़ेगी। यहाँ पे मैंने यूजर वैल्यू किया और यहाँ पे मैंने एक राउंडिंग ऑफ का भी लेजर ले लिया है, ताकि सपोज कोई भी बिल राउंडिंग ऑफ करना है तो वो इजीली ऑटोमेटिक सिस्टम कर दे। इसको आप जैसे ही वाउचर क्लास को सेव करते हैं, यहाँ पे आप जैसे ही फंक्शन की प्रेस करेंगे F9, यहाँ पे आपके पास 2 क्लास आपको सामने दिखेगी। तो आपने जो क्लास बनाई थी वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज आप आईफोन की क्लास को सेलेक्ट करते हैं तो जो एलोकेशन में आपने दिया था वो डायरेक्टली आपको सिस्टम पे शो हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे क्लास को चेंज करना है तो वापस से आपको F9 की प्रेस करना है। यहाँ पे आपने सैमसंग जो एक क्लास बनाई थी वो आपकी यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। तो उसमें आपने जो एलोकेशन में 2 लेजर को सिलेक्ट किए थे वो 2 लेजर्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पे आप जो वेंडर्स की एंट्रीज में ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है उनके आप यहाँ पे क्लास क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उनकी मेजर बिल आते हैं तो आप ऐसी क्लास क्रिएट करके उनकी बिल की एंट्री इजी तरीके से करके टाइम सेव कर सकते हैं। अभी तक हमने समझा है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन को मुझे कैसे रिकॉर्ड करना था। अब अगर मुझे यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन या फिर बैंकिंग से डायरेक्टली पेमेंट हुआ है, उन ट्रांजेक्शन को मैं कैसे रिकॉर्ड कर सकता हूँ। या तो इसका एक मेथड है कि आप परचेज का बिल डाल के
उसके सामने आप बैंक या कैश से पेमेंट की एंट्री दिखा दीजिए। या फिर उसका शॉर्टकट है दूसरा कि आप डायरेक्टली परचेज की एंट्री करते समय ही कैश या बैंक के ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लें। सपोज यहाँ पे आपने कोई वेंडर से बिल खरीदा है, उसको आपने कैश में माल खरीदा है। यहाँ पे आप जैसे ही उसके कैश के लेजर को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक आपको सप्लायर का मेलिंग नेम और उसका एड्रेस पूछेगा। अगर आपने कुछ रिटेल परचेज किया है जिसमें आपके पास नाम नहीं है सप्लायर का, तो आप इस ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पार्टी है जिससे मैंने कैश में माल खरीदा है, उन रिकॉर्ड को आपको ध्यान रखने के लिए आप उसका नाम भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, उनका डिटेल आप यहाँ पे लिख सकते हैं और इस डायलॉग बॉक्स को आप सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सीखा है कि जो परचेज वाउचर है उसको हम बिजनेस के ट्रांजैक्शन के हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं और अपने काम को इजी बना सकते हैं। यहाँ पे हम क्लास क्रिएट करके यहाँ पे हम वाउचर के डिफरेंट मोड से, चाहे वो वाउचर मोड हो, चाहे वो आइटम इनवॉइस मोड हो या फिर इनवॉइस मोड हो, उसमें हम अपने काम को और बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।